वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस साल जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन, अब स्टार्ट कर देंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो गवर्नर जनरल रहे हैं और उनके द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया था। जितने स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आके वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है। तो प्लीज़ जाकर उन सारे वीडियोस को देखिए, उससे आपका सिलेबस का पूरा प्रिपरेशन और कवर हो जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो है इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आपके 1758 में गवर्नर जनरल बने थे। यानी आप ये समझ सकते हैं कि बैटल ऑफ पैलेसी जो 1757 का हुआ था, उसको इन्होंने इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और फाइट किया था। जो इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी ऑफ डुअल गवर्नमेंट। इन द सेंस कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो उसी तरह इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन किया था। फिर दूसरे जो है जिसको हम लोग देखेंगे वो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 में गवर्नर जनरल बने थे। और इनके द्वारा जो दो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आप, वो है एक फाउंडर, ही वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है आपका बंगाल में फाउंड किया गया था। और इन्होंने स्टार्ट किया था दीवानी और फौजी अदालत। फौजी अदालत, या आप ये बोल सकते दीवानी वो जगह था जहाँ पे आपका सारा जो भी रेवेन्यू रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो इश्यूज होते थे वो वहाँ पे डिस्कस होते थे। और फिर जो आपके ऑफिसल्स होते थे वो अपना ऑर्डर सुनाते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन थे। तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई इंडियन थे, इस बेसिस पे आप गलती कर सकते हैं। इसके फाउंडर जो है आपके इंग्लैंड के द्वारा जो अपॉइंटेड गवर्नर जनरल थे वो थे। अब देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरे हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है। और दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टार्ट ऑफ एजुकेशन। तो इंडिया में जो हम लोग एजुकेशन को देखते हैं, या और दूसरा इनका इम्पोर्टेंट रहा है स्टार्ट ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो जुडिशरी के लिए इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है। और इन्होंने ही क्रिएट किया था पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जो आज के डेट में आप डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं, जो आप डिस्ट्रिक्ट जज देखते हैं, तो ये पोस्ट इनके द्वारा ही क्रिएट किया गया था। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे वो मजिस्ट्रेट होते थे और रेवेन्यू कलेक्टर भी हुआ करते थे। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप देखते हैं कि पहले कुछ कुछ जगह पे जो पोस्ट का यूज होता था, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इनका डुअल रोल होता था। एक तो इनका काम होता था रेवेन्यू भी कलेक्ट करना, और इनका काम होता था जजमेंट भी देना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे लॉर्ड वेस्ली। लॉर्ड वेस्ली ने स्टार्ट किया था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस आपका एक मैकेनिज्म था जिसके तहत इंडियन का जो प्रिंसली स्टेट था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट कैप्चर करती जा रही थी। आप ये बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करते जा रही थी। तो अगर पूछा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपको लॉर्ड वेस्ले पे टिक लगाना है। दूसरा, इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी की भी स्थापना की थी। जैसे आप देखते हैं कि उससे पहले जो है सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी था और वहीं से सारा कुछ कंट्रोल होता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
अब आते हैं जो नेक्स्ट है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया का। जो हम लोग देखते हैं स्कूल एजुकेशन प्लस यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो ये लॉर्ड बेंटिक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे 1833 में। तो आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि ये गवर्नर जनरल कब अपॉइंट हुए थे, तो उस केस में आपको 1833 पे टिक लगाना है। और इन्होंने सती जो प्रथा है उसको एबॉलिश कर दिया गया था, यानी टोटली इस पे बैन लगा दिया गया था। और ऐसे कोई भी इंसान जो सती प्रथा को प्रमोट करेंगे या सती के में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको सजा दी जा रही थी। और जो मैंने अभी जस्ट बताया कि ही इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। जो वेस्टर्न एजुकेशन, जो इंग्लिश एजुकेशन की जो शुरुआत की गई थी, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही की गई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहे हैं और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो इससे पहले जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से पहले जो भी गवर्नर जनरल हुए थे तो वो अलग अलग प्रेसिडेंसी के लिए गवर्नर जनरल बनते थे। उसके बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही प्रमोट किया गया और एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अंदर फिर आपके प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल होते थे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाना है, या ये पूछा जाता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, तो उसमें भी आपको विलियम बेंटिक पे टिक लगाना है। और अब दूसरा देखेंगे चार्ल्स मैकक्लेफ। तो चार्ल्स जो है आपके गवर्नर बने थे 1834 में। और जैसा कि आप जानते हैं 1833 में आपके विलियम बेनेडिक्ट बने थे। तो 1834 से आपका जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट ऑफिशियली अपॉइंट होने लगे थे। और इन्होंने पास किया था प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट जो है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए एक नया बेंचमार्क इस्टेब्लिश किया था, या आप ये बोल सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टार्ट किया था, जिसमें प्रेस को या न्यूज़पेपर्स को इंडिपेंडेंस दी गई थी। और उसके बाद जो है हम लोग लास्ट जो आपका देखेंगे आज इसमें, वो है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और इनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखना है कि इन्होंने एबॉलिश कर दिया था जितने आपके टाइटल्स हैं एंड पेंशन्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले जो टाइटल हुआ करते थे महाराजा धीराज या जमींदार की टाइटल या जमींदारी टाइटल या जो भी टाइटल है, वो सारे टाइटल को इन्होंने एबॉलिश कर दिया गया था। और उन टाइटल से एसोसिएटेड पहले ये होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या अलग अलग प्रेसिडेंसी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे और उनको ऑफिशियली पेंशन दिया जाता था। तो इन्होंने वो पेंशन सिस्टम भी खत्म कर दिया। जो दूसरा इन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था वो है विडो रीमैरिज एक्ट। पहले विडो रीमैरिज नहीं होता था और बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो यंग एज में ही विधवा हो जाती थी। तो इन्होंने ही विडो रीमैरिज एक्ट स्टार्ट किया था। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ही उन्होंने सारा, ब्रिटिशर्स ने उनका सारा राज दरबार हड़प लिया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये बोलता था कि अगर आपका या किंग का कोई भी अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो उस केस में वो लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, और अडॉप्ट अगर करते हैं तो अडॉप्टेड चाइल्ड वो राजा नहीं बनेगा और उस केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके राजपाट को ले लेगी। और लॉर्ड डलहौजी ने ही रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज का स्टार्ट किया था। तो अगर इससे भी क्वेश्चन आता है कि रेलवे और आपका टेलीग्राफ या पोस्टल सर्विसेज का इस्टेब्लिशमेंट या शुरुआत इंडिया में किसने किया था, तो आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताना है, उस पर टिक लगाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। ये थे आपके इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके इसके बाद से फिर सिस्टम स्टार्ट हो गया था वॉइस रॉय का।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉइसरॉय के बारे में स्टडी करेंगे और उससे एसोसिएटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ मैं ही बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपके पास सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जाता रहे। टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8448878849। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉइसरॉय के बारे में देखेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।